बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसी बातें और ऐसे आपके सवालों जवाबात जो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के नेटवर्क पे आ रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश करें। जितने भी हमारे नाजरीन हमें देखते हैं या जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है या जहाँ तक लोग हमें देखते रहेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर उठने वाले वो मसाइल, मेडिकल से रेलिवेंट वो प्रॉब्लम्स, वो सिम्टम्स, वो अलामतें जो आपकी बॉडी पे रूनुमा होती हैं, वो आप मेल हों या फीमेल हों, दोनों कैटेगरी की जिस कदर की भी बीमारियां आती हैं, तो हमने अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में कोशिश की है कि अपने एक्सपर्ट को बुला के उन्हीं की ज़ुबानी आपके मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा ये होगा कि मर्द जो आपका फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, यानी जो जनाना बाँझपन होता है, या बे औलादी के जो मसाइल होते हैं, या गायनी के जो इशू होते हैं, जच्चे बच्चे के जो मसाइल आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनको कैसे टाइटल किया जा सकता है और कौन सी स्पेशलिटी है कि जो इस सारे मामलात को देखती है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी किसी भी कैटेगरी में जाके आपको गायनी के कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई इशू आते हैं, जच्चे बच्चे के मसाइल आते हैं, बे औलादी के मसाइल आते हैं, या आपको ये फील होता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जो चेंजिंग आ रही हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं, अब इसके मुताबिक जब आपके आगे कंसीव करने का मरहला आता है, प्रेगनेंसी के इश्यूज आते हैं, हमल के मामलात होते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर फिर जब आपको जाके कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपके गायनोकोलॉजिकल कोई इशू बन रहे हैं या जच्चे बच्चे के मसाइल होते हैं, तो फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं, चूँकि मैं बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ देख के हम यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उन मरीज़ों के अंदर जो कॉमन सवाल होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो के अंदर जिस शख्सियत को दावत दे रखी है और जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, वो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमस कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो हम उनसे ये सारे सवाल जवाब जो मैंने आपके सामने रखे, हम कोशिश करेंगे उनसे ये जानेंगे कि IUI क्या होता है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि TVS अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जच्चे बच्चे के मसाइल या आपके जो प्रेगनेंसी ना होने या कंसीव ना होने के जो मसाइल होते हैं, ये क्यों होते हैं, आपको अपना लाइफ पैटर्न कैसे रखना है, और आपने अपनी लाइफ को आगे लेके किस तरह चलना है ताकि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में जो आने वाली प्रॉब्लम मुश्किलात हैं उसको कम किया जा सके। तो मैंने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, मोस्ट पॉपुलर गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोमना समीना आसिफ, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्ट IUI हैं और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको अपने हेल्थ स्पेशल शो में वेलकम करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहबा ने बड़ी मुश्किलात में से हमें टाइम दिया और बड़ी मुश्किल से हमने डॉक्टर साहबा से टाइम लिया, तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा के पास स्टेप बाय स्टेप चलें। डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जैसे ही हम देखते हैं कि शादी के बाद लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा या किस तरह का प्रॉब्लम होगा, वो सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है, सो इस तरह के मसाइल होते हैं। तो मेरा अपने व्यूअर्स के लिए, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे रहते हुए बात करेंगे कि जो इस तरह के मसाइल होते हैं यानी कंसीव ना होना, इसके असल इशू क्या होते हैं, क्या वजह होती है? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डायलेमा जो है वो यही है कि वलीमे से अगले ही दिन लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने कंसीव कब करेंगे, कंसीव कैसे होगा, क्या आगे चलेगा। ये सबसे बड़ा जो हमारा सोशल डायलेमा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस का फैक्टर है, स्ट्रेस एलिमेंट है। सबसे पहले तो जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको स्ट्रेस लेने की कतई भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि शादी के 1 साल तक हम उनको इनफर्टाइल यानी कि बांझ कपल लेबल नहीं करते। ठीक है। कम से कम 1 साल तक वो रिलैक्स रह के, रिलैक्स मूड में रह के अपने तरीके से हर तरह से कोशिश करें। बस सिर्फ इतना है कि वो अपना वेट मेंटेन करें, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद दावतें और सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कि फिर लोगों को ये है कि वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो स्पेशली वेट गेन कर लेती हैं, और जिसके बाद उनके पीरियड्स के यानी कि माहवारी में बेकायदगी और ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट वे तो यही है कि आप रिलैक्स होके अपना वेट मेंटेन करके और रिलैक्स मूड में एटलीस्ट 1 ईयर तक तो ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, यानी आप ये समझती हैं कि 1 साल जो है वो उनका रिलैक्स माहौल होना चाहिए, उसमें कोई भी जो आपकी सेंसिटाइजेशन होती है या आपने बहुत ज़्यादा जो अपने ऊपर डिप्रेशन लिया होता है, या आप ये समझ रही होती हैं कि जी पता नहीं मेरा क्या बनेगा, या मुझे होना है बच्चा या नहीं होना। तो चूँकि हमारे यहाँ एक मेरे जहन में अभी आप बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि कम उम्री की जो शादियाँ होती हैं, मेरा ख्याल वो भी शायद इसमें कोई अपना रोल अदा करती हैं कि बच्ची प्रॉपर समझदार नहीं होती या उसको पता नहीं होता कि आगे मेरे क्या मसाइल होंगे, या हार्मोनल चेंजिंग जिस तरह के भी इशू होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि 1 साल तक तो उनको प्रॉपर रिलैक्स अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, और 1 साल के बाद जाके अगर कंसीव ना करें तो तब वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें, ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट 1 साल तक तो वो कोशिश करें। उसके बाद अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि उनकी माहवारी में कोई बेकायदगी आ रही है या वो कंसीव नहीं कर पा रही, कोई भी इशू है, तो फिर उनको जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जब कोई भी फीमेल आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो आपका ये कंसर्न होता है कि मियाँ बीवी दोनों आए? जी बिल्कुल, बिकॉज जो बांझपन है वो एक कपल से रिलेटेड इशू है, तो आइडियली कपल जो है उसको आपके पास आना चाहिए, और मेल फीमेल दोनों, और दोनों को अकॉर्डिंगली ही आपको दोनों के टेस्ट होने चाहिए, दोनों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरी प्रोफेसर भी कहा करती थी कि ये 100 नंबर का पर्चा है, और 50 नंबर जो हैं वो शौहर के हैं और 50 नंबर बीवी के हैं, और अगर जो फीमेल है वो 50 में से 50 नंबर भी ले तो भी वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे ये एक अजीबोगरीब साइकी है हमारे माशरे की। आपने कहा कि 100 नंबर का पर्चा है, तो यहाँ पे वो समझते हैं कि 90 नंबर जो है ना वो सिर्फ फीमेल के हैं जी और 10 नंबर जो है ना वो बदकिस्मती से मेल की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे आके लोगों के ब्रेकअप होते हैं एग्जैक्टली और डाइवोर्स होती हैं, तलाक़ें होती हैं, और हमें बड़ी तकलीफ दे अमल होता है जी। नाजरीन, मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है कि जब मेरे अपने क्लिनिक पे इस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं तो यकीन मानिए कि लोग हमारे सामने रो रहे होते हैं बैठ के। मसला क्या होता है कि सास ये कह रही होती है कि तुमने 1 साल 6 महीने हो गए तुम्हें, या 8-9 महीने हो गए हैं, तो तुमने अभी तक कंसीव क्यों नहीं किया, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई, तुम हो ही ऐसी, तुम्हारे ख़ानदान ऐसे हैं। तो इस तरह के मसाइल शुरू होते हैं। हम इस शो के अंदर जो बात कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन साइंस कर रहे हैं कि हमारा ये पर्पज़ है, हमारा ये विजन है और मकसद है कि हमने अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट करना है, ताकि उनको पता हो, उनके घर बस सकें, उनके मसाइल कम हो सकें। तो मैंने जिस शख्सियत को दावत दी हुई अपने स्टूडियो में, तो आपके इन सारे मसाइल के ऊपर बड़े ही हम लाइटली मूड में बात कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि असल मसला क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में भी ऐसे लोग रिपोर्ट होते होंगे कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, सास बहू की लड़ाई है, वो मुझे ताने देती हैं, तंग करती हैं और टॉर्चर करती हैं, मेंटली टॉर्चर होता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे अपने क्लिनिक में आउटडोर में बहुत से ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, और जो सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि मेल जो है उसका कोई भी टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन लोग करवाने के ऊपर नहीं आते। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर कि पेशेंट्स जो हैं वो 30 साल 35 साल इवन 40 साल की उम्र तक पहुंच गई हैं, और दुनिया जहान की दवाइयाँ वो खा चुकी हैं, अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खा खा के उनके अंडे दानियाँ बिल्कुल जवाब दे चुकी हैं, और टेस्ट और इन्फेक्शन और हर तरह की ट्रीटमेंट वो ले चुकी हैं। और 40 साल की उम्र में फिर जब हम जाके उनके पार्टनर का टेस्ट कराते हैं तो उस पर हमें ये पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, जरासीम एक भी नहीं। उस स्टेज पे आके फिर हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती कि अब 40 इयर्स की फ़ीमेल के ऊपर अब हम क्या कर सकते हैं, जिसके लिए कि फिर हमें आगे जाके जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जैसे कि IUI
या आईवीएफ, फिर हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा तो सबके लिए यही एडवाइस है कि 1 साल, और वो 1 साल का अरसा जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये ना कि शादी करवा के आप सऊदी अरब में शादी करवा के आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, और उसके बाद आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद चले गए, तो डेफिनेटली फिर आप उस पीरियड को काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि रिलेशन का मकसद ये होता है कि आपने टाइम स्पेंड करना होता है, एक दूसरे की साइकी को समझना होता है, exactly. और अपनी लाइफ को एक आसान ट्रैक के ऊपर चलाना होता है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि वो शादी करवा के उसको एक मुसीबत समझते हैं कि बस ये शादी हो गई है, अब इसने आगे बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, ना कि ये समझते कि इसकी रिलैक्सेशन किस चीज़ में है या हम किस तरह अपनी लाइफ को लेकर रिलैक्स चलेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपका चूंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, डेली बेसिस पे हम भी बाज़ दफ़ा देखते हैं जो मरीज़ ज़्यादा तंग कर रहा हो तो हम आपके पास ही भेज देते हैं कि ये अगली स्टेज जो है वो अब गायनेकोलॉजिस्ट की है। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट टाइम जैसे भी हमें ये पता चलता है कि ये जो फीमेल है ये कंसीव नहीं कर पा रही, या अगर कंसीव करती है तो उसकी डेट्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती जी। मसलन कुछ पेशेंट का हमने देखा है कि 1-1.5 महीने में जाके उनकी प्रेगनेंसी जो है वो दोबारा आगे नहीं चल पाती, तो उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न होती है जो बार बार पीरियड्स का होना है? अच्छा, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर एक पेशेंट जिसका कि एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे कि हम कहते हैं कि 21 दिन से 35 दिन का साइकिल, ये एक नॉर्मल रेगुलर साइकिल है। अगर एक फीमेल जो है वो अपने रेगुलर साइकिल पे जा रही है और एक साइकिल में जाके उसके पीरियड्स मिस हो गए, तो इसका बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पीरियड्स मिस हुए हैं तो अब क्या करना चाहिए। पीरियड्स मिस होने के आप विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये चाहिए कि आप घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें। होम प्रेगनेंसी टेस्ट, वो एक किट मिलती है उसके ऊपर, और वो उसमें पता चल जाता है लोगों को। जो किट की आपने बात की, किट में भी क्वालिटी होती है? इसमें नहीं, किट की ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है। एक ही तरह की किट पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसमें ये है कि वो एक रेड लाइन उसमें पहले से होती है, और उसमें ये है कि जो फीमेल है वो अपना अर्ली मॉर्निंग यूरिन जो है, प्रेफरेबली हम ये कहते हैं कि जो सुबह का दिन का पहला पेशाब है, वो आप जो है एक कंटेनर में उसको रखें, और वो जो आपकी स्ट्रिप है या किट है उसको आप स्ट्रिप कह लें, किट कह लें, जो भी कह लें, आप उसको जो है उसमें डिप करते हैं। डिप उस पर एक रेड लाइन पहले से मौजूद होती है, और थोड़ी देर डिप करके उसको फिर आप ड्राई होने के लिए रख दें। 3 से 4 मिनट में जो सेकंड रेड लाइन है वो अपीयर होनी चाहिए। सपोजिटली कि अगर दूसरी रेड लाइन नहीं आई, इसका मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंसीव नहीं किया, फिर ये है कि आप अगले दिन दोबारा रिपीट कर लें उस टेस्ट को। हाँ, अगर रिपीट करने के बाद भी जो है सेकेंड रेड लाइन नहीं आती, तो फिर ये है कि फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। मे बी कि आपका प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही हैं, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, तो बेहतर तो यही है कि बिल्कुल स्टार्ट में ही आप जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी आपकी कंसल्टेंट है उनसे जाके आप रब्ता करें और उनको ये बात बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, किट का मैंने इसलिए पूछा था कि कुछ लोगों वो कहते हैं कि 20-30 रुपए वाली होती है, कुछ कहते हैं जी 200-400-500 वाली होती है, तो मैंने इसलिए पूछा था कि इसमें कोई जो क्वालिटी का इशू होता है या सेम एक जैसी होता है? नहीं, रिजल्ट सबका एक जैसे होता है, बस वो कंपनी वाइज कोई रेट्स का ऊपर नीचे होता है उसमें, बाकी ठीक है, रिजल्ट सबके एक जैसे हैं। अच्छा, तो ये जो इन्होंने यूरिन टेस्ट करना होता है, अगर उसमें प्रेगनेंसी शो नहीं होती तो उसके बाद वो स्कैन पे भी जा सकती? उसमें ये है कि अगर तो उनका विद 1 हफ्ता ही ऊपर गया है तो वो स्कैन के लिए जा सकते हैं। यानी जो उनके पीरियड्स की डेट थी उससे एक हफ्ता ऊपर चला गया, ठीक है, तो उन्होंने यूरिन टेस्ट करना है? जी बिल्कुल, ठीक है। यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी नहीं आई, 2 दफ़ा उन्होंने कर लिया, उसके बाद फिर ये है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के जाएं। इस टाइम के ऊपर यूजुअली जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो कि जिसे हम एब्डोमिनल स्कैन कहते हैं, जो पेट के ऊपर से करते हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है देखना। इसमें प्रेफरेबल तो ये है कि आप TVS करें, जो कि एक इंटरनल स्कैन होता है, उस पर एक कैमरा मौजूद होता है। उसमें आप 4 से 5 हफ्ते, क्योंकि जब आपके पीरियड्स ऊपर गए, 1 हफ्ता भी ऊपर गया, तो इससे हम ये कंसिडर करते हैं कि ये 4 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। इसमें अगर हमें बच्चा ना भी नज़र आए तो प्रेगनेंसी का जो सैक है, जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी की थैली, वो हमें ज़रूर नज़र आ जाती है। और इसमें जो TVS है, जिसे आपने पहले भी जिक्र किया, जो TVS अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है, वो प्रेफरेबल है। तो इस टाइम में आप अगर वो करवा लें। इसके अलावा एक खून का टेस्ट है जिसे हम सीरम बीटा HCG कहते हैं। सीरम बीटा HCG अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते, या जैसे लोगों को कुछ मिथ्स हैं कि जो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है या अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है, लोग इसको लेके भी बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं ये क्या है, इन्फेक्शन होगा, पेन होगी,
ये सब चीज़ें होंगी। तो फिर ये है कि आप एक ब्लड का टेस्ट है वो आप लैब में जाएं, सीरम बीटा HCG, जो कि खून में आपका प्रेगनेंसी का लेवल बता देता है। ठीक हो गया। TVS पे हम डिटेल बात करेंगे। अभी चूंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं इस तरतीब से इसको लेके सुनूं कि जो नया बंदा हमें देख रहा हो, जी बिल्कुल, या नई फीमेल हमें देख रही हो, तो उसको बेस से पता होना चाहिए कि मेरी बेस कैसे बनेगी और फिर मैं आगे कैसे जाऊंगी। तो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बताया। नाज़रीन, जैसे आपने देखा है कि डॉक्टर साहबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब आपकी डेट से 1 हफ़्ता ऊपर चला जाए तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक अगर आपको वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता, यानी उसमें लाइंस होती हैं, अगर आपको एक लाइन नज़र आती है तो नेगेटिव है, अगर उसमें 2 लाइंस बनती हैं तो वो पॉजिटिव है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कहाँ यहाँ पे क्या, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि फिर आप स्कैन की तरफ जाते हैं, जो आपका एब्डोमिनल स्कैन होता है। अगर वहाँ पे भी ज़्यादातर क्लियर नहीं होता तो TVS पे जाते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं चाहते तो आपको ब्लड टेस्ट पे जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि हम जब इस स्टेज से गुजर गए, पीरियड्स ऊपर नीचे हो गए, अब एक कन्फ्यूजन और होती है जो सोशल मीडिया पे ना लोग हमसे ये पूछते हैं जी जी, कि अक्सर फीमेल होती हैं, उनको 7, 8, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन वहाँ पे भी उनको 8, 9 महीने तक ही स्पॉटिंग होती रहती है, जी ब्लड आता रहता है। तो इसकी क्या रीज़न होती है, ताकि वो नाजरीन को थोड़ा आइडिया हो जाए? जी जी बिल्कुल, इसकी तो बहुत सारी रीजंस हैं। 8-9 महीने तक जिनको स्पॉटिंग चलती है, चलती रहती है, वो समझ रहे पीरियड्स हो रहे होते हैं लेकिन वो पीरियड्स नहीं होते। इसकी सबसे पहले तो ये है कि आप प्रेगनेंसी देखें कि प्रेगनेंसी आपकी सही चल रही है। और डेफिनेटली हमारे मुल्क में तो बहुत रिवाज है, मरीज आके कहते हैं अगर सर में भी दर्द है तो वो कहेंगे सर का अल्ट्रासाउंड कर लें। अल्ट्रासाउंड तो यहाँ पे बहुत फेमस है। लोगों का ख्याल ये है शायद कि हर मर्ज का शाफी इलाज अल्ट्रासाउंड ही है। ठीक है, तो डेफिनेटली उस स्टेज तक पहुँचने तक उन्होंने 8 से 10 मरतबा अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर कराए हुए होते हैं। उसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए स्पॉटिंग की, वो है प्लेसेंटा, जिसे हम कहते हैं बच्चे की ऑल। ठीक है, वो बच्चे की जो ऑल है वो शुरू में तो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर बहुत से लोगों में होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो वो ऑल आहिस्ता आहिस्ता हटनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में, कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि ऑल जो है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे ही रहती है। उसकी वजह से जब भी आप स्ट्रेस, आपकी बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस आता है, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में आप कोई भारी बोझ उठा लें, कोई काम कर लें, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपके पेट के निचले हिस्से पे प्रेशर आएगा तो आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी रीज़न है कि जो प्रेगनेंसी में थ्रू आउट 9 मंथ्स जो है वो स्पॉटिंग चलती है। इसके अलावा और बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनमें कि आपको कुछ विजाइनल जो आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कुछ ऐसे गदूद, कोई रसौली, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से स्पॉटिंग हो। जी नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। हम डॉक्टर साहबा से कम बैक। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा है कि डॉक्टर साहबा ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको एक्सप्लेन किया, यानी हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए डॉक्टर साहबा जिस कदर आसान अल्फाज यूज़ कर सकती थी उन्होंने यूज़ किए। तो डॉक्टर साहबा से हमने पहले प्रेगनेंसी के बारे में जाना, कैसे होती है, कैसे टेस्ट होता है, स्क्योर कैसे किया जा सकता है। अब हम डॉक्टर साहबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा TVS अल्ट्रासाउंड आपने जगह जगह देखा होता है कि आपके गली मोहल्लों में दाइयाँ, LHVयाँ और जितनी भी आपके नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं तो उन्होंने भी अक्सर बोर्ड लगाए होते हैं कि जिसमें TVS अल्ट्रासाउंड हो रहा है। लेकिन चूँकि मैंने अपने स्टूडियो में जिस एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोमना समीना आसिफ को दावत दे रखी है, तो TVS बेसिकली होता क्या है, TVS की कब ज़रूरत पड़ती है, इस पर बात हम डॉक्टर साहबा से डिटेल से करेंगे। और इसके बाद हम डॉक्टर साहबा से ये भी जानेंगे कि IUI क्या होता है। फिर हम डॉक्टर साहबा से ये भी जानेंगे कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसको कैसे हम मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं उसका, और क्या वो काबिल इलाज है, कहाँ तक काबिल इलाज है, फिर उसके आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर साहबा से ये पूछने जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहबा सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें कि TVS अल्ट्रासाउंड क्या है। हमारे यहाँ जो बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जिससे कि पेट के ऊपर से किया जाता है। जी, जो ऊपर वाले पेट के हिस्से का जो अल्ट्रासाउंड है, पेट में कहीं भी ऊपर नीचे। पेल्विक अल्ट्रासाउंड वो भी सारा इसी में आ जाता है? जी, वो भी इसी में आ जाता है, पेल्विक भी, एब्डोमिनल भी, जिसमें जो चीज़ें भी पेट के अंदर या आपके पेल्विस के अंदर मौजूद हैं वो सब की सब आप एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या एब्डोमिनल स्कैन हम उसे कहते हैं, जिसमें कि प्रोब के ऊपर जेल लगा के आपके पेट पे थोड़ा सा जेल लगाते हैं और ये करते हैं।
दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि हम इंटरनल जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें एक कैमरा फिट होता है इसके ऊपर। इसमें लोगों के बहुत सारे जो हैं वो लोगों के दिमाग में बहुत से ये सवाल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि लोगों का कई ख्याल है कि इसमें आप इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप स्टरलाइज सिस्टम होता है? बिल्कुल, ये स्टरलाइज्ड है। इसमें एक प्लास्टिक की शीट है जिसको आप प्रोब के ऊपर लगाते हैं, और ये हर पेशेंट के लिए आप नई शीट यूज़ करते हैं। एक डिस्पोजेबल शीट होती है, वो पुराने पेशेंट की शीट वेस्ट कर दी जाती है, और इसको हम विजाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और दूसरा लोगों का बहुत ज़्यादा मिथ ये है कि शायद ये पेनफुल प्रोसीजर है। ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इसमें पेशेंट को जैसे आप पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड कराते हैं वैसे ही ये भी अल्ट्रासाउंड है। बस फ़र्क सिर्फ ये है क्योंकि पेट के ऊपर आपकी फ़ैट की एक तय होती है। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनमें एब्डोमिनल फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, और पेल्विक ऑर्गन्स को देखने के लिए लाइक जो आपकी अंडेदानी है स्पेशली, वो बहुत छोटी छोटी हैं, और वो पूरे पेल्विस में कहीं भी पड़ी हो सकती हैं, पेट के निचले हिस्से में। उनको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सम टाइम्स अगर बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट है उसमें भी ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब आप वजाइनली जो है ये कैमरा प्रोब कह लें, कैमरा कह लें, इसको इंसर्ट करते हैं, तो इसमें यह है कि ये आपके जो पेल्विक विसरा हैं जैसे कि अंडेदानियाँ, बच्चेदानियाँ, वो इसके बहुत करीब होती हैं। तो इसमें कोई भी अगर इन चीज़ों में एबनॉर्मेलिटी है तो वो मिस होना थोड़ी सी मुश्किल है। और जैसे कि अभी आपने मुझसे पहले भी पूछा कि जैसे ही पीरियड्स मिस हुए, 4-5 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, जो कि अक्सर जो पेट के ऊपर वाला अल्ट्रासाउंड है उस पर मिस हो जाती है, तो फिर उसमें यह है कि बहुत स्टार्ट की प्रेगनेंसी आप इस TVS प्रोब के ज़रिए आप उसको देख सकते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है, या एक जो हमारी टर्म है जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। जिसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं है, या तो वो ट्यूब में है। जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होता है कि हमल ट्यूब में था, ट्यूब फट गई, हमल अपनी जगह पे नहीं था। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ प्रोवाइड करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी है। फिर बहुत जल्दी आप बेबी की हार्ट बीट भी इस पे देख सकते हैं, 4 से 6 हफ्तों पे आप हार्ट बीट भी नज़र आ जाती है। फिर इसके अलावा अगर अंडेदानियों का कोई मसला है, जैसे कि पेशेंट जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक बहुत कॉमन कंडीशन है हमारे मुल्क के अंदर अंडेदानियों में, जी बिल्कुल, जिसे हम PCODs कहते हैं, जी PCOS कहते हैं, वो भी। और इसके अलावा अगर हम पेशेंट जो हमारे पास बांझ बन के मरीज़ आ रहे हैं उसमें जब हम अंडे बनाते हैं तो अंडे का साइज़ देखने के लिए जो है ये टूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई दफ़ा पेट के ऊपर से, जी पेट के ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड है उसमें अंडा मिस हो जाता है। एक तो पेशेंट इतनी महंगी दवाइयाँ खाता है अंडे बनाने वाली, फिर वो विज़िट करता है और अंडा उसका जब मिस हो जाए तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है पेशेंट के लिए भी, उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी है। तो इस वजह से ये भी हम देख सकते हैं। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि अंडा रिलीज़ हो चुका होता है, उसमें ये होता है कि आपको एक फ्लूइड नज़र आ जाता है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं इस TVS प्रोब के ऊपर। इसके अलावा कई दफ़ा कुछ ऐसी बच्चेदानी की साख्त के अंदर कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो मिस हो सकती हैं पेट के ऊपर वाले अल्ट्रासाउंड में, वो देखी जा सकती हैं। कई दफ़ा बच्चेदानी के अंदर छोटी छोटी रसौलियाँ होती हैं जो कि पेट के ऊपर से देखने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो वो जो है वो हमें इसमें क्लियर नज़र आ जाती हैं। तो ये सब बहुत सारी और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके ऊपर पिक कर सकते हैं और बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं। और बच्चेदानी का कैंसर, क्योंकि कैंसर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़ाहिर है ये एक फेयर भी है, तो बच्चेदानी का कैंसर भी किसी हद तक हम इसके अंदर डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जब TVS की बात शुरू की तो बड़े स्माइली फेस के साथ डॉक्टर साहब ने ये कहा कि फ़ीमेल जो होती हैं उनका फैट जो है ना पेट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं डॉक्टर साहब ये फैट की असर रिज़ा बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, फास्ट फूड, जंक फूड ये ज़्यादा होती है, या आप क्या समझती हैं कि आपकी प्रैक्टिस में ये क्या इशू है फैट ज़्यादा बनने का? फैट ज़्यादा बनने का ज़ाहिर है आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा लोगों का यूज़ बहुत ज़्यादा है, फिर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो ज़ाहिरी बात है कार्स हैं, बाइक्स हैं, आप उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट नहीं है, आपका लाइफस्टाइल वो नहीं है, फिर आपको ज़ाहिरी बात है मेड्स मिली हुई हैं। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला ही है कि आप, हाँ जी बिल्कुल, क्या आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ना अफोर्ड कर सकते हैं ना आपको इजीली अवेलेबल है, तो वो फिर यही है कि बैठ के आप खाते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर फैट ही होना है। और फीमेल्स में तो यही
जी नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने जैसे बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये बताया कि फ़ैट की असल रीज़न क्या होती है, टीवीएस अल्ट्रासाउंड क्या होता है। चूँकि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने से गुजरती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है वीक प्रेगनेंसी। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वीक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो होता बेसिकली ऐसे है कि जब भी आपने किसी लोकल जगह से कोई अल्ट्रासाउंड करवाया होता है, या किसी LHV से या किसी नर्स से या किसी दाई से, अमूमन के आजकल दाइयों ने भी घरों में चाइना की मशीनें रखी हुई हैं। चूँकि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 70 to 80% लिटरेसी रेट है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ये समझते हैं कि इसकी दादी ये काम करती थी तो ये भी यही काम करती होगी। तो मेडिकल बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो आपकी मैं अक्सर अपने जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो मैं अक्सर अपने नाजरीन को कहता हूँ कि आपकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड होता है उसको ज़ाया मत करें। डॉक्टर साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी और बांझपन या आपकी जो फीमेल इनफर्टिलिटी का जो गोल्डन पीरियड होता है वो आप दाइयों में और इधर उधर वेस्ट करके जब आप किसी कंसल्टेंट के पास पहुँचते हैं तो तब तक आपका गोल्डन पीरियड जा चुका होता है। फिर वो कॉम्प्लिकेशंस को आपकी ट्रीटमेंट करने में हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि हमने TVS पे बात कर ली अल्ट्रासाउंड पे, तो आपने ये कहा कि ये बेस्ट वे है प्रॉपर डायग्नोस का। जी बिल्कुल। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर ये हम कर लेते हैं, मसलन इससे अगर बांझपन है, फीमेल इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट आपके पास आ गई जी, तो पहले तो आप मेडिकेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, फिर अगर आपको लगता है कि ये इससे कंसीव नहीं कर रही तो फिर आप IUI पे जाते हैं। या IUI है क्या? जी, IUI जो है ये एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये इसका कंप्लीट फॉर्म है। ठीक है। इसमें हम ये करते हैं, जो प्रोसीजर है उसमें पहले तो हम दवाइयाँ ही देते हैं पेशेंट को ना, दवाइयों से अगर वो 3 से 6 महीने में कंसीव नहीं कर पा रही, उसके बाद फिर ये ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट की कुछ इंडिकेशंस हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी इंडिकेशंस बता दूं, उसके बाद फिर हम इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। सबसे पहले इंडिकेशंस में तो ये है कि पेशेंट की दोनों ट्यूबें खुली हों। ठीक है। इसके लिए हम एक ट्यूब्स का टेस्ट करते हैं जिससे ट्यूब्स का एक्सरे कहते हैं। ट्यूब्स जो हैं वो किसी भी अल्ट्रासाउंड पे, TVS पे आप उसको असेस नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड में ट्यूबें देख ली, ये उन लोगों के लिए जो फीमेल इनफर्टिलिटी में यानी जनाना बांझपन में है। जी बिल्कुल। और बांझपन वाली औरत जब आपके पास आएगी तो ये प्रोसीजर उनके लिए। जी, ये प्रोसीजर उनके लिए जिसमें कि हम सबसे पहले पेशेंट की ट्यूब्स भी चेक करते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट की दोनों ट्यूब्स खुली हों या कम से कम एक ट्यूब खुली हो, वो एक सेपरेट चीज़ है जिसमें हम एक्सरे करते हैं पेशेंट को लिटा के, वो एक सेपरेट प्रोसीजर है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही। जस्ट एक टेस्ट है जो हम करते हैं, जो कि हमने पेशेंट का चूंकि IUI करना है तो हमें पहले ये बातें पता होनी चाहिए। सेकेंड ये कि पेशेंट की जो है उसके अंडे अच्छे बनते हों अंडेदानियों के अंदर, और अगर नहीं बन रहे तो फिर वो हम आर्टिफिशियली जो दवाइयाँ दे के अंडे बनाते हैं जिसे कि हम ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये कि हमारे पास जो मेल पार्टनर है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। तीन चीजें उसका सीमेन एनालिसिस टेस्ट होगा आपके पास? जी बिल्कुल। सीमेन एनालाइज करवाएंगे आप? जी बिल्कुल। ठीक है। पहले एक सीमेन की रिपोर्ट होगी हमारे पास। ठीक है। वो जो फीमेल आपके पास आएगी वो ये रिपोर्ट लेके जी, वो ये अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी, अपना एक्सरे भी लेकर आएंगी। और वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? कुछ लोगों ने 10 साल पुरानी कराई होती तो वही संभाल के रखी होती। नहीं, कम से कम पिछले 2 से 3 माह में वो रिपोर्ट हो, 2 से 2 to 3 मंथ्स की रिपोर्ट हमारे पास जो फ्रेश रिपोर्ट है वो हो। फिर उसके बाद ये है कि चूंकि इसके अंदर हम देख रहे होते हैं सीमन, मतलब सीमन का जो क्राइटेरिया मैं वो आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि रिपोर्ट ठीक है, अच्छी है। दूसरा है कि रिपोर्ट एवरेज है। स्पेशली जो इसमें हम क्राइटेरिया देखते हैं उसमें है जो जरासीम है उसकी मोटिलिटी, क्योंकि जरासीम जो है उसने मूव करके फीमेल ट्रैक्ट में ऊपर तक जाना है। ठीक है। एग के पास पहुंचने के लिए। तो स्पर्म जो है ज़्यादातर ये उन लोगों में हम देखते हैं जिनमें के मोटिलिटी कम है, जिसे हम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहते हैं। ये भी एक सीमेन एनालिसिस का एक क्राइटेरिया है। ठीक है। जिन लोगों में ये प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम है, क्योंकि अगर जरासीम की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो जाते जाते आधे रास्ते में ही डेड हो जाएगा। ठीक है। अगर हम नॉर्मली चलें तो। ठीक है। दूसरा ये क्राइटेरिया है कि इसमें काउंट जो है वो अप टू 120 मिलियन होता है, मिलियन पर ml जो स्पर्म काउंट है। ठीक है। वो लोग जिनमें स्पर्म काउंट अप टू 5 मिलियन तक है, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिलियन स्पर्म काउंट इसमें हमें चाहिए होता है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें हैं हमारी IUI के लिए। ठीक है। इसमें हम पेशेंट को पहले जो है एग बनाने वाली दवाई देते हैं, जो कि उसके जो माहवारी है उसके दूसरे दिन से पेशेंट ने लेनी होती है। इसमें हम ये करते हैं कि दोनों अंडेदानियों में एक एक अंडा बनाते हैं।
यूजुअली जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें ये है कुदरत की तरफ से कि हर फीमेल का अंडेदानी के अंदर एक अंडा हर महीने बनता है। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, पीसीओएस जिसे हम कहते हैं, उसमें अंडा बनने में मुश्किल होती है और बहुत सारी वजूहात हैं। पेशेंट की एज आगे जा रही है, पेशेंट का प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में जा रही है, अंडों की तादाद कम हो रही है। तो हम दोनों साइड पे एक एक अंडा बनाते हैं जो कि वो दवाई से बनता है। कई दफ़ा हमें उसमें इंजेक्शंस भी ऐड करने पड़ते हैं अगर दवाई से रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके बाद हम डे 11-12 पे पेशेंट को बुलाते हैं और उसका टीवीएस करते हैं। टीवीएस पे हमें डॉक्यूमेंट होता है कि दोनों साइड पे हमें एक एक मेच्योर एग जिसे हम कहते हैं मेच्योर फॉलिकल मिल रहा है। ठीक है। इसका साइज 1.8 से 2.2 सेंटीमीटर। लोग ये पूछते हैं कि एग का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है। 1.8 टू 2.2 सेंटीमीटर या 18 से 22 मिलीमीटर। आप इसको ऐसे कर लें। ठीक है। उसके बाद जी continue। अगर ये वाला एग ये साइज हो, उसके बाद हम पेशेंट को एक ट्रिगर देते हैं जिसे हम ट्रिगर कहते हैं। ठीक है। वो ट्रिगर इंजेक्शन होता है, वो उसको लगवाते हैं जो HCG का इंजेक्शन है। उसके बाद 24 घंटे बाद पेशेंट को दोबारा अपने क्लिनिकल सेटिंग में बुलाते हैं। ठीक है। और जो वहाँ पे आके हस्बैंड दोबारा से अपना सीमन का सैंपल देते हैं। ठीक है। वो हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं जिसे हम वॉश आउट टेक्निक कहते हैं। वॉश आउट टेक्निक ये नहीं है कि आपने उसको सर्फ से या साबुन से धोना है, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है जैसे किन्नू धो के खाने होते हैं ना, लोग समझते हैं कि शायद वॉश अप टेक्निक है ये। तो ये अच्छा किया आपने कि इसको एक्सप्लेन कर। ये एक वॉश अप टेक्निक होती है जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है। हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी होती है, वो हमें सीमन प्रिपेयर करके देते हैं लैब के अंदर ये सारा प्रोसेस। जी लैब के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑथेंटिक लैब हो, ये मोबाइल। हाँ जी, मैं अपने क्लिनिकल बिल्कुल मैं अपने क्लिनिकल सेटिंग में ये करती हूँ। मेरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट आती हैं और वो उनके पास सारा इक्विपमेंट होता है क्योंकि ये ना मोबाइल इक्विपमेंट है। ठीक है। तो वो सीमन प्रिपेयर करती हैं और उसके बाद इसमें ये करते हैं कि बेसिकली जब आप वॉश आउट करते हैं तो जो अच्छे वाले स्पर्म्स हैं जिसमें उसमें वो हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें कुछ लोगों का ये भी है कि इसमें मेल का चांस बढ़ जाता है। जैसे कि आपको भी पता ही होगा कि जो वाई स्पर्म्स होते हैं, जो मेल वाले स्पर्म्स होते हैं, वो ही ज़्यादा स्पीड में होते हैं और वही स्पर्म्स हम इसमें लेके तो उसके बाद एक बहुत बारीक बिल्कुल नाली के जैसा या आप समझें कि पेन से भी बहुत ज़्यादा बारीक एक कैन्यूला होता है। उसके ज़रिए हम ये इंजेक्ट कर देते हैं बच्चेदानी के अंदर। ठीक है। तो वो स्पर्म्स जिनकी बात वैसे मुश्किल होती है मिलने में और आगे स्पर्म पहुंचने में, वो इजीली अपने उधर चले जाते हैं, ट्रैक में चले जाते हैं। इसमें कोई पेन नहीं होता, ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद 15 से 20 मिनट फीमेल को हम कहते हैं कि वो थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद आप अपनी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई आपको परहेज़ नहीं है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि IUI के बाद हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। जैसे कि नाज़रीन देखा, डॉक्टर साहबा ने आपको TVS के ऊपर बड़ा डिटेल बताई उसकी। फिर इसी तरह आपको ये बताया कि अगर आप बांझपन का शिकार हैं तो यानी आपको बेऔलादी का मसला है या औलाद प्रॉपर नहीं हो रही या उसके अलावा आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम है तो IUI के ज़रिए भी उसको कंसीव किया जा सकता है। और वो सारा जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर साहबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी बेऔलाद हैं वो कुर्रा अर्ज़ पे किसी भी जगह पे हों जहाँ पे हमारी आवाज़ जारी होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, यानी उनको फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब 30 सेकंड में आप जो है ना पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें तो वो आप दे सकती हैं। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप एक मैरिड कपल हैं और आप 1 साल हो गया आपको ट्राई करते हुए, कोशिश करते हुए और आपके हस्बैंड आपके साथ रह रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ 1 साल से ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया ना करें और जल्द अज़ जल्द अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें ताकि आप भी सोशल प्रेशर और सोशल स्ट्रेस से बच सकें। और मेरी भी कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो आप एनी टाइम मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपने क्लिनिकल सेटिंग में IUI करती हूँ और बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर करती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद चाहती हूँ कि हमारी आवाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाए। जो महंगाई का आजकल आलम है और जितने हमारे मुल्क के हालात हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसीव करें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच जी। सब इस प्रोग्राम में ये सारी बातें बड़े खूबसूरत अंदाज में हुई। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और व्यूअर्स के लिए डॉक्टर साहबा ने एंड पे जो है वो उनको खुशखबरी सुनाई, लेकिन अगर मुल्की मामलात में देखा जाए तो ये खुशखबरी नहीं है क्योंकि आबादी जो है वो कम करनी होती है। डॉक्टर साहबा तो कह रही हैं कि आप आते जाएँ और अपने मसाइल को हल करवाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और जितनी भी हमारी जो हमें देखने वाली फ़ीमेल्स हैं, वो बेटियां बेटे, जितने भी जो न्यू जनरेशन है, जिस तरह भी, उनको मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और उनकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। चूँकि आप जानते हैं कि स्टूडियो के अंदर टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था डॉक्टर साहब से और भी कई सवाल किए जा सकते थे, क्योंकि ये जो गुफ्तगू है ये घंटों तक मुहित है, इसको हम मज़ीद कर सकते थे। तो हम डॉक्टर साहब से दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर किसी प्रोग्राम में टाइम लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, और दोबारा हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।